सबको आपकी स्क्रीन के ऊपर जो स्लाइड्स है वो दिख रही हैं, वर्किंग इन पाइथन लिखा हुआ। Yes, sir. ओके ओके। सो लास्ट क्लास में हमने पाइथन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो हैं वो देखे थे। मैं आपको लास्ट स्लाइड पर दिखा देता हूँ कि यहाँ तक हमने कर लिया था कि ये कुछ पाइथन के हमारे डिसएडवांटेज हैं या लिमिटेशंस हम इसको बोल सकते हैं। तो ये हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली कि पाइथन क्या होती है, कैसे वर्क करती है, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पाइथन एक लैंग्वेज है जो कि हम कंप्यूटर के अंदर कोडिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। पाइथन के अलावा भी कंप्यूटर की बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, शायद आपने नाम सुना हो उनका, जैसे C++, जावा, C#, राइट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो क्या है कि आपके सिलेबस में लास्ट टू लास्ट ईयर तक C++ थी, लेकिन क्योंकि ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है, मोस्टली जगह पे आजकल पाइथन यूज़ हो रही है ज़्यादा, तो आपके सिलेबस में पाइथन जो है वो इंट्रोड्यूस जो है वो की गई है। तो पाइथन को आप लोग कैसे यूज़ कर सकते हो वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपके स्लाइड में आपको दिख रहा है, इसमें ये बताया गया है कि आप पाइथन को कहाँ से डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। तो आपको एक लिंक दिख रहा है जिस पे लिखा हुआ है www.python.org। ये पाइथन की वेबसाइट है ऑफिशियल। यहाँ से आप फ्रीली बिना कोई पैसे पे किए पाइथन का सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। राइट, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो भी लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल हो पाइथन का, वो आप डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। बाय चांस किसी के पास अगर कंप्यूटर लैपटॉप डेस्कटॉप नहीं हो और वो फ़ोन के थ्रू कोडिंग करना चाहता हो तो वो भी पॉसिबल है। एक ऐप आती है जिसका नाम है पाइड्रॉइड 3। मैं उसका लिंक जो है क्लास के बाद आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। अगर कोई अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर पाइथन की कोडिंग करना चाहता है तो पाइड्रॉइड 3 नाम से एक ऐप है, उसको आप डायरेक्ट इंस्टॉल करके उसमें कोडिंग कर सकते हो। ठीक है। जिसके पास डेस्कटॉप लैपटॉप है वो python.org को ओपन करके और यहाँ से पाइथन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है कि पाइथन जो है वो एक आईडीएलई है। आईडीएलई की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। इसमें होता क्या है कि देखो, जनरली क्या होता है कि हम जब भी किसी लैंग्वेज के अंदर कोडिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कोडिंग करने के लिए, टाइप करने के लिए हमें एक एडिटर चाहिए होता है। जैसे आपका नोटपैड होता है ना, जिसमें हम टाइप कुछ भी चाहे टाइप कर सकते हैं। तो ऐसे ही किसी भी लैंग्वेज के अंदर कोडिंग करने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है, मुझे एडिटर चाहिए होता है जहाँ पे मैं कोडिंग को टाइप कर सकूँ। ठीक है। दूसरा मुझे चाहिए होता है कि जब मेरा प्रोग्राम बन जाए तो उसके बाद उसको मैं रन कर सकूं। अब रन करने के लिए हमने डिस्कस किया था कि पहले आपका जो प्रोग्राम है वो कन्वर्ट होगा हाई लेवल टू लो लेवल लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि आपका कंप्यूटर जो है वो सिर्फ जो मशीन लैंग्वेज है उसको समझ सकता है आपका कंप्यूटर। लेकिन आप पाइथन के अंदर जो कोडिंग कर रहे हो वो मशीन लैंग्वेज नहीं है। तो मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि कन्वर्ट कर सके मेरे पाइथन के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज के अंदर। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि इस काम के लिए हमारे पास दो सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं, एक होता है इंटरप्रेटर, एक होता है कंपाइलर। और जो हमारा पाइथन है वो इंटरप्रेटर के ऊपर वर्क करता है। तो जो हमें इंटरप्रेटर चाहिए वो भी पाइथन के पैकेज के अंदर आपको मिल जाता है। ठीक है। इसके अलावा जब आप पाइथन के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे तो उसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारी चीज़ें आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाएंगी जिनको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। ठीक है। लेकिन जो आपने पाइथन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है उसके साथ में जितने पैकेजेस आए हैं वो आपकी हेल्प करेंगे नॉर्मल कोडिंग के लिए। लेकिन अगर आपको साइंटिफिक रिसर्च में कोई कोडिंग करनी है, जैसे आपको डेटा साइंस के लिए कोडिंग करनी है, आपको ब्लॉकचेन में कोडिंग करनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इन सब के अंदर कोडिंग करनी है ना आपको, तो इसके लिए आपको स्पेशल पैकेजेस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। तो आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है। आप सीधा जो पिप कमांड लिखी हुई है ना आपका पिप, इस पिप कमांड के थ्रू आप जो भी पैकेज चाहे वो इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये पूरा पैकेज जो है ये आपको एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर मिलता है। आपको अलग अलग जाके बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
जैसे ही आप पाइथन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे उसके साथ ही आपको पाइथन का जो एडिटर है वो मिल जाएगा, इंटरप्रेटर भी उसके अंदर इंस्टॉल्ड होगा। ठीक है, आपको अगर अलग से पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं तो उसके लिए PIP नाम का इंस्टॉलर भी आपके पाइथन के सॉफ्टवेयर के साथ आता है। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट पैकेज है जो आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ पैकेजेस के नाम भी लिखे हुए हैं, आपको दिख रहा होगा ब्रैकेट के अंदर, जैसे NumPy है, SCI पाई है, पांडा है, ये सारे पैकेजेस के नाम हैं। तो इनका अलग अलग यूज़ होता है। आपके सिलेबस में नहीं है वैसे ये सब चीज़ें, तो पहले थी NumPy वगैरह, लेकिन अब नहीं है, तो इतना ज़्यादा सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा भी जो पाइथन का जो हमारा सॉफ्टवेयर है, उसके अलावा भी हम पाइथन की जो कोडिंग है वो बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं उनके अंदर कर सकते हैं। जैसे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है जिनका नाम है स्पाइडर, पाइचार्न, या फिर एक मोस्ट फेमस जो है उसका नाम है एनाकोंडा। ठीक है, तो ये सारे हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके अंदर हमारी पाइथन की कोडिंग हो सकती है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पाइथन का जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है उसी पे जाके आप पाइथन की कोडिंग करो। ठीक है, तो पाइथन के अंदर हम दो तरीके से काम कर सकते हैं। एक है हमारा इंटरैक्टिव मोड, एक होता है स्क्रिप्ट मोड। इंटरैक्टिव मोड क्या होता है कि इसके अंदर आप एक कमांड लिखोगे और जैसे एंटर प्रेस करोगे वो कमांड रन हो जाएगी आपकी। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं इमीडिएट मोड, कि जैसे ही आपने एक सिंगल लाइन की कमांड लिखी, एंटर मारा और वो कमांड हमारी रन हो गई। लेकिन जो हमारा स्क्रिप्ट मोड होता है, इसके अंदर आपका जो पूरा प्रोग्राम है, चाहे वो 10 लाइन का हो, 20 लाइन का हो, वो पूरा आप एक साथ टाइप कर लोगे और जब आप उसको रन करना चाहोगे वो तभी रन होगा। जब तक आप प्रोग्राम को बना रहे हो, आपने चाहे 10 लाइन लिखी है, 100 लाइन लिखी है, वो तब तक रन नहीं होगा जब तक आप उसको खुद रन नहीं करोगे। लेकिन इंटरेक्टिव मोड में आप एक सिंगल लाइन लिख के एंटर मारोगे तो वो रन हो जाती है हमारी। ठीक है, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। ओके, इसमें कुछ स्टेप्स भी लिखे गए हैं कि अगर आपने अपने कंप्यूटर के अंदर पाइथन इंस्टॉल कर लिया है तो आप उसको कैसे कैसे ओपन कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको आती ही होगी कि कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो कैसे आप ओपन कर सकते हो। फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे आप स्टार्ट बटन पे जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा IDLE पाइथन 3.7। ठीक है, ये पाइथन का वर्जन है। मैं इस पे क्लिक करूँगा। ओके, तो इस टाइप की स्क्रीन आपके पास आएगी। ठीक है, अभी जो आपको स्क्रीन दिख रही है ना, ये है हमारी इंटरेक्टिव मोड। ठीक है, इसमें मैं कुछ भी टाइप करूँगा, जैसे मैं अगर डायरेक्ट 9+9 लिखता हूँ तो वो डायरेक्ट रन हो जाएगा। ठीक है, पाइथन के अंदर अगर मुझे कोई भी चीज़ आउटपुट में प्रिंट करनी है तो उसके लिए एक कमांड होती है जिसको बोलते हैं प्रिंट। तो मैं जब लिखता हूँ प्रिंट हेलो, मैंने प्रिंट स्पेस कोट्स के अंदर लिखा है हेलो, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा। ओके, ओके, एक चीज़ और कि अभी जो हमारी एरर आई थी आपको दिख रहा होगा कि मैंने सिर्फ डबल कोट्स लगा के एंटर प्रेस किया था। ठीक है, उसके बाद उसने एरर शो किया था। इसके बाद मैंने जब ब्रैकेट्स में हेलो पास किया तब ये रन हो गया। ठीक है, तो ये भी हमारी स्लाइड्स के अंदर मेंशन्ड है कि ये एरर क्यों आई है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो आपको अपने स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि इसमें जो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि पाइथन 2.x, एक्स का मतलब है कि ये वर्जन है, कि पीछे 2.1 भी हो सकता है, 2.2, 2.3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर जो प्रिंट कमांड है वो एक स्टेटमेंट है, फंक्शन नहीं है। अब देखो, स्टेटमेंट में और फंक्शन में फ़र्क क्या होता है। फंक्शंस तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। बेसिकली आप इतना समझ लीजिए कि जो फंक्शन होता है उसमें फंक्शन का नाम होता है और उसके बाद ब्रैकेट्स ओपन और ब्रैकेट्स क्लोज होते हैं।
जैसे हमने अभी यहाँ पे आपने देखा था कि ये प्रिंट जो है, ये एक नाम है प्रिंट, इसके बाद ये ब्रैकेट ओपन है और ये ब्रैकेट क्लोज है, तो ये एक फंक्शन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऊपर जब मैंने लिखा था कि प्रिंट के बाद मैंने ब्रैकेट्स पास नहीं किए थे, तो इसका मतलब ये एक स्टेटमेंट है, अब ये फंक्शन नहीं है। तो ये चीज़ लिखी हुई थी यहाँ पे कि जो पाइथन का 2.x वर्जन था उसके अंदर प्रिंट कमांड एक स्टेटमेंट थी, फंक्शन नहीं था। लेकिन क्योंकि मैंने जो इंस्टॉल किया हुआ अपने सिस्टम में वो वर्जन 3 पॉइंट समथिंग है, तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि वर्जन 3.7 है। तो जो वर्जन 3.7 जो पाइथन का वर्जन 3 है उसके अंदर जो हमारी प्रिंट कमांड थी उसको एक फंक्शन बना दिया गया है, अब वो एक स्टेटमेंट नहीं है। इसीलिए अगर आपने अपने सिस्टम के अंदर पाइथन का वर्जन 2 इंस्टॉल किया होता तो ये वाली कमांड जो है ये मेरी रन हो जाती और हेलो प्रिंट हो जाता। लेकिन क्योंकि ये मेरा वर्जन 3 है तो इसके अंदर प्रिंट जो है वो मेरा एक फंक्शन है, तो फंक्शन के लिए मुझे यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन और ब्रैकेट्स क्लोज, इन ब्रैकेट्स के बीच में मैं वैल्यू पास करूँगा जो मुझे प्रिंट करनी है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं यहाँ पे जो भी टाइप करूँगा, जैसे मैंने लिखा a = 10, ठीक है, ओके। इसका मतलब ये है कि मैंने a के अंदर 10 डाल दिया। a मेरा एक वेरिएबल है, वेरिएबल भी हमने डिस्कस किया था कि वेरिएबल वो चीज़ होती है जिसकी वैल्यू वेरी करती है, चेंज हो सकती है, ठीक है। जैसे मैंने अभी a के अंदर डाल दिया 10, राइट, तो मैं आगे जब भी a को यूज़ करूँगा तो a की जगह अपने आप 10 आ जाएगा। जैसे मैं अगर करता हूँ कि a + 5, इसका मतलब क्या है कि a के अंदर 10 है तो इसका मतलब है 10 + 5, तो मैं एंटर मारूंगा तो मेरा 15 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं जो काम कर रहा हूँ ये मेरा क्या है, ये इंटरेक्टिव मोड है जिसमें एक कमांड लिखते ही मेरा आउटपुट जो है वो आ जाता है। हम जो कोडिंग करेंगे वो हम लोग करेंगे स्क्रिप्ट के अंदर। तो स्क्रिप्ट आपको ओपन कैसे करनी है, आप फाइल पे जाओगे, क्लिक करोगे, न्यू फाइल आपको दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे तो एक नई विंडो ओपन होके आएगी। ये है मेरी स्क्रिप्ट कमांड, ठीक है। मैं यहाँ पे जो भी कुछ टाइप करूँगा वो मेरा टाइप हो जाएगा, उसके बाद जब मैं रन करना चाहूँगा वो तभी रन होगा, एंटर मारते ही मेरा रन नहीं होगा, ठीक है, ओके। तो फॉर एग्जांपल आपका सबसे पहला प्रोग्राम जो होता है किसी भी लैंग्वेज के अंदर वो होता है कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना, कि हेलो वर्ल्ड, ठीक है, वो प्रिंट कर लेते हैं। तो प्रिंट करना आपको पता है कि अगर मुझे कोई भी चीज़ आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करनी है तो उसके लिए मैं प्रिंट कमांड यूज़ करूँगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि जब तक आप कोई आउटपुट प्रिंट नहीं करोगे आउटपुट स्क्रीन पे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा a = हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ए मेरा क्या है, ए एक वेरिएबल है, हमने अभी डिस्कस किया था कि A B C D कुछ भी हो सकता है, वो एक वेरिएबल है। इसके रूल्स भी हम डिस्कस करेंगे अभी स्लाइड के अंदर कि वेरिएबल कैसे आप क्रिएट कर सकते हो, उसको बनाने के रूल्स क्या होते हैं। तो ए के अंदर मैंने डाल दिया हेलो वर्ल्ड। जब भी आपको कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है तो इंटीजर वैल्यू डायरेक्ट स्टोर होगी, आप डबल कोट्स के अंदर उसको पास नहीं करोगे। लेकिन जब भी आप कोई अल्फ़ाबेट्स, कोई स्ट्रिंग जो है वो सेव करोगे तो वो डबल कोट्स के अंदर होगी। स्ट्रिंग का मतलब होता है आपके सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, जिसके अंदर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जिसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स हैं, वर्ड्स हैं, तो उसको बोलते हैं हम एक स्ट्रिंग। तो जब भी आप अल्फ़ाबेट्स या वर्ड्स को स्टोर करोगे तो आप डबल कोट्स या सिंगल कोट्स भी आप यूज़ कर सकते हो, उसके थ्रू करोगे वरना आपका एरर आएगा, ठीक है। तो मैंने अभी ए के अंदर स्टोर कर दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो मैं इसको जब रन करता हूँ तो देखो, रन पे जाओगे आप और यहाँ पे लिखा हुआ है रन मॉड्यूल, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका रन हो जाएगा। वो आपको पहले पूछेगा सेव करने के लिए, तो आप इस पर ओके करके इसको सेव कर सकते हो। तो मैं इसको हेलो नाम से सेव कर देता हूँ। एक चीज़ और, आपकी जो पाइथन की फाइल्स होती हैं जो हम लोग अभी जो कोडिंग कर रहे हैं, तो पाइथन की जो हम फाइल बना रहे हैं उसका एक्सटेंशन होता है आपका .py। जैसे आपकी टेक्स्ट फाइल होती है उसका होता है .txt।
आपकी वर्ड फाइल होती है उसका होता है .doc और .docx। ऐसे ही आपकी पाइथन की जो फाइल्स होती हैं उसका होता है .py। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट अपने आप जो है वो सेव हो जाएगी। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि पहले से मैंने कुछ फाइल सेव की हुई है, तो देखो यहाँ पे इसका टाइप लिखा हुआ है py फाइल, मतलब पाइथन फाइल। ठीक है, आप .txt मत लिखना यहाँ पे, सीधा सेव एज पाइथन फाइल्स हैं, कुछ चेंज नहीं करना है, इसको सेव कर दो। ओके, अब आप देख रहे होगे कि ये रन हो गया, ठीक है, लेकिन कोई आउटपुट नहीं आया। इसका रीज़न ये है कि मैंने अभी आपको बताया था कि आप चाहे कुछ भी कर लो, कोई भी कैलकुलेशन कर लो, वो आउटपुट आपका तभी आएगा जब आप एक प्रिंट कमांड में वो आउटपुट डिस्प्ले कराओगे। ठीक है, जब मुझे ये हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले जो है वो करना है तो मैं लिखूंगा प्रिंट। प्रिंट कमांड में फिर बता दूं होती है आउटपुट स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट करने के लिए, कुछ भी। इसके ब्रैकेट में मैंने ए पास कर दिया। ठीक है, मैंने इसके प्रिंट के ब्रैकेट में ए पास कर दिया। अब इसका मतलब है कि मेरा अब प्रिंट ए के अंदर क्या है, हेलो वर्ल्ड, तो मेरा प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। मैं इसको रन करता हूं, ये मुझे वापस से सेव करने के लिए बोलेगा, ओके कर दो, मेरा रन होगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अगर मैं कोई और प्रोग्राम बनाऊं इसके अंदर छोटा सा, तो फॉर एग्जाम्पल मुझे दो नंबर्स को ऐड करना है, तो मैंने लिखा मान लो a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20। ठीक है, मुझे इन दोनों को ऐड करना है, लिखा मैंने c इक्वल टू a प्लस बी। इसका मतलब ये है कि a और b दोनों का सम हो जाएगा और जो भी आउटपुट आएगा वो c के अंदर सेव हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पाइथन के अंदर जो असाइनमेंट होता है वो राइट टू लेफ्ट होता है, मतलब इक्वल टू के जो राइट में चीज़ें हैं वो लेफ्ट वाली को असाइन हो जाती हैं। तो जैसे a इक्वल टू 10 लिखा था तो इक्वल टू के राइट में 10 था तो a को 10 मिल गया, ऐसे ही b को 20 मिल गया, ऐसे ही c को a प्लस बी, a में 10 है b में 20 है तो 10 प्लस 20 30 हो जाएगा, तो c को मिल जाएगा 30। तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगा, प्रिंट c, ठीक है, तो मेरा 30 प्रिंट हो जाएगा। मैं इसको रन कर देता हूँ। ठीक है, मेरा 30 प्रिंट हो गया, राइट। तो इस तरीके से मेरी प्रिंट कमांड जो है वो वर्क करती है और हम इस तरीके से कुछ भी काम जो है किसी एक पाइथन लैंग्वेज के अंदर अपना कर सकते हैं। ये तो है मेरा कि अगर मुझे कुछ प्रिंट करना है। ठीक है, अगर मान लो मुझे यूज़र से इनपुट चाहिए, अभी तो क्या था कि मैंने ए के अंदर 10 स्टोर जो है वो कर दिया था, बी के अंदर मैंने 20 स्टोर कर दिया था और मैंने a प्लस बी कर दिया था। तो ये क्या है कि मैं इसको जब भी रन करूंगा वो हमेशा 10 प्लस 20 ही करेगा और 30 आउटपुट देगा। मैं ये चाहता हूं कि यूज़र जो है वो नंबर दे दो, कोई भी दो नंबर दे, मुझे उन दो नंबर्स का सम करके प्रिंट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमारी कमांड होती है इनपुट। जैसे आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए हमारी प्रिंट कमांड होती है, ऐसे ही यूज़र से कोई डेटा लेने के लिए हमारी कमांड होती है जिसको बोलते हैं इनपुट। ठीक है, तो मैं लिखता हूं a इक्वल टू इनपुट। ठीक है, और ब्रैकेट में आप यूज़र को जो भी कुछ बताना चाहते हो कि किस तरीके का उसको इनपुट देना है। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया एंटर अ नंबर। ठीक है, मैंने यूज़र को बता दिया कि एंटर अ नंबर। जब मैं इसको रन करूंगा तो सबसे पहले ये मेरा एंटर अ नंबर लिखा हुआ आएगा, तो यूज़र इसको पढ़ के उसको पता लग जाएगा कि मुझे एक नंबर इनपुट में देना है। ठीक है, तो मैं एक और इनपुट ले लेता हूँ जो बी के अंदर स्टोर हो जाएगा, एंटर अनदर नंबर। ठीक है, अब मैंने देखो, मैंने इनपुट लिया, इनपुट एंटर अ नंबर, यूज़र एक नंबर एंटर करेगा और वो ए के अंदर स्टोर हो जाएगा मेरा। सेम मेरा मैं एक और नंबर इनपुट में लूँगा, जो भी यूज़र इनपुट देगा वो बी के अंदर मेरा सेव हो जाएगा। इसके बाद मैं ए प्लस बी कर दूंगा और प्रिंट कर दूंगा सी। ठीक है, ओके, इसमें है ना एक चीज़ और याद रखने की है, वो हमेशा याद रखना कि
यहाँ पे पाइथन के अंदर आप जब भी यूज़र से इनपुट लोगे तो वो किसी भी टाइप का हो, चाहे वो नंबर दे, चाहे वो मुझे अल्फ़ाबेट्स दे, कुछ भी यूज़र इनपुट दे, लेकिन वो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग होता है। हमने अभी स्ट्रिंग डिस्कस किया था पिछले प्रोग्राम के अंदर कि स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स या सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स कह लीजिए, ठीक है। तो यूज़र ने अगर मुझे इसमें एक नंबर पास किया है, यूज़र ने मान लो इनपुट दिया है 12, ठीक है, तो वो 12 यहाँ पे एक नंबर की तरह बिहेव नहीं करेगा, वो एक स्ट्रिंग की तरह बिहेव करेगा, एक करेक्टर, एक वर्ड की तरह बिहेव करेगा। और आपको पता है कि किसी करेक्टर को हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हम किसी करेक्टर को ऐड नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ नंबर्स को ही ऐड कर सकते हैं। तो जब भी आपको यूज़र से स्ट्रिंग इनपुट में लेना है तो आपका काम डायरेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब आपको यूज़र से कोई नंबर इनपुट में लेना है तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब यूज़र जो भी इनपुट देगा, जो भी वैल्यू देगा, उसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा एक नंबर में, एक इंटीजर वैल्यू में। नंबर का मतलब होता है इंटीजर पाइथन के अंदर, ठीक है। तो वो कैसे होता है, वो मैं लिखता हूं इंट। अब इंट के ब्रैकेट में आएगा ये पूरा, ठीक है। सेम ये पूरा इनपुट जो है ये इंट के ब्रैकेट में आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, सबसे पहले ये रन होगा, एंटर अ नंबर। यूज़र को मैं बताऊंगा कि एक नंबर एंटर करो, तो यूज़र ने मान लो 12 इनपुट में दे दिया 12। और मैंने अभी बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र कुछ भी इनपुट में दे वो एक स्ट्रिंग होती है, वो एक नंबर नहीं होता है। तो उसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने उसको लिख दिया आगे इंट। तो यूज़र ने जो भी नंबर इनपुट में दिया होगा वो इंटीजर में कन्वर्ट होके ए के अंदर सेव हो जाएगा। आई नो कि ये थोड़ा सा आपके लिए समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप जब खुद इसको एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, कोई प्रोग्राम बनाओगे, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। एक चीज़ और इसको समझ लेना कि अगर आपको कंप्यूटर की कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो जब तक आप मैक्सिमम प्रोग्राम्स अपने हाथ से टाइप नहीं करोगे, उसको रन नहीं करोगे, आपको लैंग्वेज नहीं आएगी। आप बुक से पढ़ के या वीडियोस देख के या कहीं से भी कोई लैंग्वेज नहीं सीख सकते जब तक आप खुद टाइप नहीं करोगे, ठीक है। मैं इसको रन कर लेता हूँ अब देखो क्या होता है। ओके, तो मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर नंबर, और जो मेरा प्रोग्राम था वो भी मैं आपको दिखा दूं कि सबसे पहले क्या था, एंटर अ नंबर, ठीक है। वही मेरा यहाँ पे रन हुआ है। तो मैंने मान लो दे दिया 60, मैंने टाइप कर दिया 60, ठीक है। फिर मैं एंटर मारूंगा, फिर आया एंटर अनदर नंबर। देखो अब सेकंड वाली लाइन रन हुई, एंटर अनदर नंबर। अब मैं यहाँ पे मान लो नंबर दे दिया मैंने 40, ठीक है। अब एंटर मारा तो क्या आ गया 100, 60 प्लस 40 100। मैं इसको अगर दोबारा भी रन करूँगा, देखो मैं इसको अगर दोबारा रन करता हूँ तो इसके अंदर मैंने क्या किया, मेरा जो प्रोग्राम था अब वो लिमिटेड नहीं रहा। मतलब पहले क्या था कि मैंने 10 + 20 किया था और जितनी बार मैं रन करूँगा वो हमेशा 10 + 20 ऐड कर रहा था। लेकिन अब मैंने क्या किया कि मैंने दोनों नंबर यूज़र से लिए हैं, तो यूज़र कोई भी नंबर दे अब उनका एडिशन होगा। तो मान लो मैंने दिया 15 पहला नंबर, दूसरा नंबर दिया मान लो 10, एंटर मारा 25 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा प्रोग्राम अब लिमिटेड नहीं है, अब मैं कोई भी नंबर को, दो नंबर्स को मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा कि मैं आउटपुट स्क्रीन पे कोई भी चीज़ प्रिंट कैसे कर सकता हूँ, और मैं यूज़र से इनपुट कैसे ले सकता हूँ। यूज़र से कोई भी वैल्यू अगर मुझे इनपुट में लेनी है तो उसके लिए मैं इनपुट कमांड यूज़ करूँगा, ठीक है। और यूज़र ने जो भी वैल्यू इनपुट में दी है, अगर मुझे वो इंटीजर में चाहिए या यूँ कि ये नंबर के फॉर्म में चाहिए तो मैं उसको उसके आगे इंट लगा के उसको कन्वर्ट कर लूँगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं ना हम लोग अभी देखने वाले हैं।
मैं चाह रहा था कि आपको एक छोटा सा मैं लाइव एग्जांपल दे दूँ, रन करके दिखा दूँ आपको, सो दैट ये सारी चीज़ें समझने में आपको थोड़ा सा इजी हो जाए। क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ थ्योरी पढ़ते और ये काम बाद में करते तो आप विजुअलाइज नहीं कर पाते कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं एक काम करता हूँ कि ये काम थोड़ी देर बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग। अब थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं हम लोग। ओके, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि इंटरेक्टिव जो मोड था उसके अंदर मैं एक कमांड एक बार में लिखूंगा और जैसे ही एंटर मारूंगा वो मेरी रन हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल भी दिखाया गया है कि 20+30 लिख के एंटर मारा तो 50 आउटपुट आ गया। ये चीज़ मैंने आपको अभी रन करके दिखाई है। ठीक है, ओके, ये कुछ जो हैं हमारे एग्जांपल्स हैं। ये एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाए हैं अभी। मैंने एडिशन दिखाया था आपको कि 10+20 किया था, इसमें माइनस भी किया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन भी, डिवीजन भी, सब कुछ किया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर प्रिंट भी जो है वो भी कराया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमने अभी लाइव देखी थी कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो मैं इसी की बात कर रहा था कि अगर मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे सिर्फ एक इमेज की फॉर्म में दिखाता तो शायद आपके लिए समझना इतना ईजी नहीं होता जितना अब आपको सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये कैसे वर्क करता है। राइट, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो मेरा इंटरेक्टिव मोड होता है जिसमें मैं एक कमांड एक बार में लिख के एंटर मारूंगा वो रन हो जाएगा, उसके अंदर मैं जो प्रिंट वाली कमांड है वो लिखूं ना लिखूं उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे इसने प्रिंट प्रिंट लिखा हुआ है कि प्रिंट 10+20, आपने देखा था कि मैंने प्रिंट नहीं लिखा था, मैंने सिर्फ 10+20 लिखा था, एंटर मारा 30 आ गया था। ठीक है, तो इंटरेक्टिव मोड के अंदर प्रिंट लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें इंटरेक्टिव मोड में काम नहीं करना है। हम काम करेंगे स्क्रिप्ट मोड में। हम मतलब पूरा प्रोग्राम एक साथ बनाएंगे और फिर रन करेंगे। तो उस केस में क्या होगा कि जब भी मुझे आउटपुट पे कुछ प्रिंट कराना है तो मुझे प्रिंट कमांड लिखनी पड़ेगी। ओके, तो स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है वही ये सब यहीं पे लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल कमांड्स आप एक साथ सेव कर सकते हो और उनको पूरे प्रोग्राम को एक साथ आप रन कर सकते हो। ठीक है, तो ये फालतू की चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। ओके, इसके अंदर ये बताया गया है कि आप किस तरीके से अपने जो स्क्रिप्ट मोड है उसको ओपन कर सकते हो। ये मैंने आपको अभी करके दिखाया था कि आप फाइल पे जाओगे, न्यू फाइल पे क्लिक करोगे, उसके बाद आप जो भी प्रोग्राम आपको लिखना है वो प्रोग्राम लिखोगे और उसके बाद आप .py से उसको सेव कर दोगे। py जो होती है वो मेरी पाइथन की जो है एक्सटेंशन होती है पाइथन फाइल की। ये मैंने अभी आपको बताया था। ओके, किस तरीके से हम लोग रन जो है उसको कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपने अभी लाइव एग्जांपल देखा था इसका, तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, सेम चीज़ है बिल्कुल ही। कि मैंने सबसे पहले फाइल में गया, वहाँ पे यहाँ पे न्यू विंडो लिखा हुआ है, हमारे में न्यू फाइल था क्योंकि हमारा लेटेस्ट वर्जन है, ये पुराना वर्जन है। ठीक है, इसके बाद हमने प्रोग्राम बनाया, इसके अंदर A1020 यही सेम प्रोग्राम मैंने आपको रन करके दिखाया था। अब एक चीज़ देखो, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि प्रिंट के बाद यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं लगाए गए हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी स्क्रीन पे जो एग्जांपल दिख रहा है, यहाँ पे जो इमेज दिख रही है वो पाइथन वर्जन 2 की है। क्यों? क्योंकि देखो, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि पाइथन वर्जन 2 के अंदर मेरी जो प्रिंट जो थी, जो कमांड, वो एक स्टेटमेंट है, फंक्शन नहीं है। और फंक्शंस के अंदर क्या होता है, फंक्शंस के नाम के बाद में ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो जब मैंने प्रिंट कमांड बिना ब्रैकेट के रन की थी तो एरर आया था, आपको याद है, हमने अभी किया था। लेकिन यहाँ पे मेरा एरर नहीं आया है, रिजल्ट जो है वो 30 आ गया है क्योंकि प्रिंट के कमांड के अंदर ब्रैकेट्स नहीं लगाए गए हैं। मतलब ये जो एग्जांपल है ये मेरा वर्जन 2 का है, तो वर्जन 2 के अंदर प्रिंट के बाद ब्रैकेट जो है वो नहीं लगता था। ठीक है, तो इसको रहने देना, आपको ब्रैकेट यूज करना है प्रिंट के बाद। ओके, तो ये मेरा वो सॉफ्टवेयर है एनाकोंडा, जो जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर भी हम पाइथन की कोडिंग कर सकते हैं।
तो एनाकोंडा जो है वो एक बिग सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर कोडिंग कर सकते हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा जानने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, क्योंकि आपको सिर्फ पाइथन का सॉफ्टवेयर यूज़ करना है कोडिंग के लिए। ओके, तो ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम था कि आपको प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड। ये हम लोग कर चुके हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। ओके, इसके अंदर एक चीज़ और है जो आपको जानने की रिक्वायरमेंट है कि इसमें जो लिखा हुआ है हैश के बाद पहले लिखा हुआ है हैश, फिर लिखा हुआ माई फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, जो हैश के बाद मैं जो भी कुछ लिखता हूँ वो मेरा एक कमेंट होता है। आप प्रोग्राम के अंदर कमेंट लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब आप उसको रन करोगे तो आपका जो पाइथन का सॉफ्टवेयर है वो कमेंट्स को रन नहीं करता है, वो कमेंट्स को इग्नोर कर देता है। ठीक है, कमेंट्स हम लोग क्यों लिखते हैं कि अगर मुझे कोई ऑपरेशन एक्सप्लेन करना है कि इस लाइन के अंदर क्या हो रहा है, इस लाइन के अंदर मेरा कोड क्या काम करेगा, मेरा कोड जो है वो कहाँ से शुरू कहाँ ख़त्म है, तो अगर आपको खुद के लिए या किसी को अपना कोड देना है उसके लिए अगर आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है कोड के अंदर ही, तो उसके लिए हम लोग कमेंट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका मैं आपको एक बार एग्जांपल दिखा देता हूँ रन करके। ओके, देखो मेरा सेम प्रोग्राम है, सेम प्रोग्राम जो मैंने अभी रन किया था। ठीक है, जैसे मैंने इसके बाद लिख दिया हैश लगा के कि यहाँ पे एडिशन हो रहा है। ठीक है, हैश लगा के लिख दिया एडिशन हो रहा है। अब हैश के बाद जो भी कुछ लिखा होगा वो मेरा रन नहीं होगा। ठीक है, तो जब मैं इसको रन करूंगा तो देखो वापस से एंटर नंबर, मैंने लिखा 6, अनदर नंबर 5, आउटपुट आ गया 11। तो देखिए मेरा जो हैश के बाद एडिशन लिखा हुआ था वो रन नहीं हुआ क्योंकि ये कमेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे कमेंट वर्क करते हैं। कमेंट जो है वो मैं कोई भी चीज़ मुझे एक्सप्लेन करनी है प्रोग्राम के अंदर तो उसके लिए मैं कमेंट्स यूज़ करता हूँ। तो पाइथन के अंदर आपको कोई भी कमेंट लिखना है तो वो आप हैश के थ्रू स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यही इसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है। ओके, तो इसके अंदर ये बताया गया है कि जो पाइथन का वर्जन 3 वाले जो सॉफ्टवेयर्स हैं, 3.x का मतलब है कि 3.1 3.6 जो भी है, हम लोग मेरे जो कंप्यूटर के अंदर 3.7 है, मैंने आपको दिखाया था अभी जब मैंने पाइथन ओपन किया था, तो उसके अंदर आप प्रिंट जो कमांड है वो ब्रैकेट्स के थ्रू यूज़ करोगे, ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ें हमने अभी डिस्कस की थी। एक चीज़ और कि जो सेकंड पॉइंट है इसके अंदर कि जो पाइथन है वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब है कि इसके अंदर छोटा ए और बड़ा ए अलग अलग होता है। ठीक है, मतलब छोटे अल्फ़ाबेट्स और बड़े अल्फ़ाबेट्स का मतलब अलग अलग होता है। यहाँ पे छोटा ए और बड़ा ए दोनों सेम नहीं होंगे, दोनों अलग अलग हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये याद रखना आपको कि पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव है। इसके अलावा जो आप एरो अप और एरो डाउन यूज़ करके जो आपने प्रीवियस कमांड्स टाइप की हैं वो आप जो है वो लेके आ सकते हो इसके अंदर। जैसे आपने पहले कोई कमांड टाइप की, एंटर मार के उसको रन कर दिया, फिर दूसरी कमांड टाइप की, एंटर मार के रन कर दिया, ऐसे आपने 5-6 कमांड टाइप करके एंटर मार के उनको रन कर दिया। अब आपको पीछे की कोई कमांड वापस से रन करनी है तो आपको बार बार जो है वो कमांड टाइप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप एरो अप एरो डाउन से पिछली कमांड्स देख सकते हो और उनको रन कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो या अभी तक जितना हमने सीखा है उसके बेसिस पे एक छोटा सा आपके लिए क्वेश्चन है कि आपकी स्क्रीन के ऊपर एक छोटा सा प्रोग्राम दिख रहा है। ठीक है, और ब्लैक के अंदर मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं ABCD, जो आपको ब्लैक कलर के थ्रू दिख रहा होगा जिसको हमने हाईलाइट किया हुआ है। अब जो ब्लू के अंदर जो लाइनें लिखी हुई हैं, हैश दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम से लेके लास्ट प्रिंट नो पापा तक, ये मेरा प्रोग्राम है, ये मैं रन करूँगा। तो इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा मेरा आउटपुट आएगा ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ भी। कमेंट करो और बताओ कि इन चारों में से कौन सा आउटपुट आएगा। कमेंट करो, बोलो मत, क्योंकि ये जो आप बोल रहे हो ये रिकॉर्ड नहीं होगा।
ओके, तो कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं बी और मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो बोल रहे हैं सी। अब हम लोग एक बार इसको डिस्कस कर, ओके, तो हाफ हाफ हो गया। अब बी और सी ऑलमोस्ट हाफ हाफ का मेरा जो है वो रेशियो है, बी वाले ज़्यादा हो गए हो। मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है हैश, दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम। अभी मैंने डिस्कस किया था कि हैश के थ्रू जो चीज़ स्टार्ट होती है उसका मतलब होता है कि ये कमेंट है, तो ये मतलब जब मैं रन करूँगा तो ये रन नहीं होगा। सेम सेकेंड लाइन में भी हैश लिखा हुआ है, सैम्पल ऑफ बेसिक स्टेटमेंट्स, तो हैश के बाद जो भी लिखा हुआ है वो रन नहीं होगा। थर्ड लाइन में भी हैश के थ्रू स्टार्ट है, हैश प्रिंट वॉच आउट, तो हैश के थ्रू स्टार्ट है, इसका मतलब क्या है कि ये भी एक कमेंट है। तो मेरी ऊपर की तीनों लाइन एक कमेंट है, सिर्फ लास्ट की दो लाइंस रन होंगी जिससे मेरा आउटपुट आएगा। सबसे पहले लिखा होगा जोनी जोनी यस पापा और नेक्स्ट लाइन लिखा होगा नो पापा। तो इसका मतलब है कि मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, बी नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी थी, हमने जस्ट अभी डिस्कस किया था कि हैश के थ्रू कुछ भी मैं लिखूं अगर वो हैश से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो एक कमेंट है, वो रन नहीं होगा। स्टिल कोई डाउट है तो पूछ लो अगर इस चीज़ को लेके, वरना हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, इसके अंदर क्या है कि पाइथन के अंदर इन पांचों ऑप्शंस में से कौन सी एक वैलिड स्ट्रिंग नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि पाइथन के अंदर जो स्ट्रिंग होती हैं वो हमेशा डबल कोट से स्टार्ट होगी, डबल कोट से एंड होगी। तो ई जो ऑप्शन है इसके अंदर करली ब्रेसेस से स्टार्ट है, करली ब्रेसेस से एंड है, तो ये एक वैलिड स्ट्रिंग नहीं है। ठीक है, स्ट्रिंग्स जो होती हैं वो सिंगल कोट्स या डबल कोट से स्टार्ट होगी और उन्हीं से एंड होगी। ओके, तो इस स्लाइड में इतना ही, मैं नेक्स्ट स्लाइड जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, पाइथन के कुछ फंडामेंटल्स जो हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि पाइथन हम लोग कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, बेसिक बेसिक चीज़ें। ठीक है, पाइथन के अंदर हम लोग लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, कैपिटल ए से जेड और ऐसे ही स्मॉल ए से जेड हम लोग डिजिट 0 to 9 यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल सिंबल्स आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये सारे आप लोग यूज़ कर सकते हो। हर सिंबल का अलग सिग्निफिकेंस होता है, अलग इनका काम होता है, क्या क्या होगा वो हम जब इनको आगे डिस्कस करेंगे पाइथन को तो एक एक करके ये सारी चीज़ें आपके कोर्स में आएंगी। वाइट स्पेसेस होते हैं, तो जैसे आपके कीबोर्ड के अंदर स्पेस बटन होता है, टैब बटन होता है, एंटर बटन होता है, ये सारे क्या हैं, इनको वाइट स्पेसेस बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें आपको दिखेंगी नहीं, ये भी एक जो स्पेस होता है, स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है लेकिन वो स्क्रीन पे दिखता नहीं है। दो वर्ड्स के बीच में स्पेस होता है लेकिन वो स्पेस दिखता नहीं है कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, सिर्फ दो दो जो हमारे वर्ड्स हैं उनके बीच में मुझे गैप दिखता है। ठीक है, इसलिए इसको वाइट स्पेस बोलते हैं। अदर कैरेक्टर्स जो होते हैं आस्काई और यूनिकोड, यूनिकोड आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, जब मैंने फर्स्ट यूनिट जो पढ़ाई थी उसमें मैंने बताया था कि यूनिकोड मैं डिस्कस करूंगा जब अगर कभी क्लास स्टार्ट हुई तो, लेकिन मैंने जो नया सिलेबस है वो देखा है, उसके अंदर आपका यूनिकोड जो है वो हटाया हुआ है आपके सिलेबस से। तो आपके सिलेबस में सिर्फ आस्काई है। आस्काई हमने डिस्कस किया था, इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये हमारी फर्स्ट यूनिट के अंदर है। इसके अंदर क्या है कि हर आपके कीबोर्ड के ऊपर जितने भी करेक्टर्स हैं, जितने भी स्पेशल सिंबल्स हैं, नंबर्स हैं, जो भी कुछ है, सबके लिए एक कोड असाइन है। ठीक है, जैसे मेरा कैपिटल ए जो है उसके लिए कोड असाइन है जिसको बोलते हैं 65। तो कैपिटल ए की वैल्यू आस्काई के अंदर होती है 65, कैपिटल बी की होती है 66, कैपिटल सी की होती है 67 एंड सो ऑन। ऐसे ही जो स्मॉल ए होता है उसकी होती है 97, स्मॉल बी की होती है 98, स्मॉल सी की होती है 99 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से आस्काई हमारा वर्क करता है। नेक्स्ट है हमारा टोकन्स।
आप जो भी प्रोग्राम के अंदर जो भी कुछ टाइप करते हो, कुछ भी, हर चीज़ एक टोकन होती है, ठीक है। जैसे हमने अभी प्रोग्राम जो बनाया था पाइथन का, उसके अंदर हमने इंडिविजुअल चीज़ें जो जो टाइप की थी, वो हर चीज़ को एक टोकन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक लाइन के अंदर इसकी डेफिनेशन दूं कि ये क्या होता है, पाइथन के अंदर स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज ए टोकन। सबसे छोटी यूनिट किसी भी प्रोग्राम के अंदर, उसको बोलते हैं हम एक टोकन, ठीक है। अब टोकन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं। कुछ होते हैं कीवर्ड्स, कुछ होते हैं आइडेंटिफायर्स, कुछ होते हैं लिटरल्स, कुछ होते हैं ऑपरेटर्स, कुछ होते हैं पंक्चुएटर्स, ठीक है। इसमें एग्जांपल आएगा आगे कि किस चीज़ को क्या क्या बोलते हैं, लेकिन ब्रॉडली पूरे प्रोग्राम के अंदर जो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं टोकन्स, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत की इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे पहला है मेरा कीवर्ड्स, ये भी मेरा टोकन का ही पार्ट है। देखो टोकन्स के पार्ट चल रहे हैं। सबसे पहला है कीवर्ड। तो पाइथन के अंदर मेरे कुछ वर्ड्स जो हैं वो पहले से सेव हैं, उनकी डेफिनेशन पहले से मौजूद है कि ये वर्ड जो है ये काम करेगा, ठीक है। जैसे एंड है, जैसे डीईएल है, जैसे वाइल है, फ्रॉम, नॉट, जितने आपको अपने स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं ब्लू के अंदर, ये सारे मेरे कीवर्ड्स हैं। इनकी डेफिनेशन पहले से पाइथन के अंदर मौजूद है कि इनका काम क्या है, ठीक है। आप इन कीवर्ड्स को कहीं पे और यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। जो इनका काम इनको असाइन है उसी के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि हम कहाँ इनको यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे अगर आप इसको एज ए वेरिएबल यूज़ करना चाहो, जैसे मैंने लिखा था ना a=20, तो आप अगर एज ए वेरिएबल यूज़ करना चाहो इनको, तो आप यूज़ नहीं कर सकते, एरर आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि पाइथन के अंदर ये सारे कीवर्ड्स डिफाइंड है, इनकी डेफिनेशन पहले से मौजूद है। नेक्स्ट है मेरा आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स जो होते हैं, जैसे वेरिएबल का नाम होता है, फंक्शन का नाम होता है, ये सारे मेरे आइडेंटिफायर्स बोलते हैं इनको। जैसे मैंने लिखा था a=10, तो a क्या है मेरा, a मेरा आइडेंटिफायर है, ठीक है। अब किसी भी वेरिएबल का मैं नाम कैसे रख सकता हूँ कि वो एक वैलिड वेरिएबल है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मैंने लिखा है a=10, कि मैं वेरिएबल का नाम के वेरिएबल का जो नाम है उसको चूज़ करने के कौन कौन से मेरे रूल्स होते हैं, वो रूल्स हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा वेरिएबल का नाम मेरा वैलिड होगा और कौन सा इनवैलिड होगा। सबसे पहला रूल तो यही है कि आपका जो वेरिएबल का नाम है वो कीवर्ड नहीं हो सकता है। जैसे हमने अभी डिस्कस किए थे कि ये सारे मेरे कीवर्ड्स हैं, तो आप कीवर्ड्स को एज ए वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। ओके, इसके बाद कि जो मेरा वेरिएबल का नाम है वो लेटर्स और डिजिट्स उनके सीक्वेंस से बन सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप उनका सीक्वेंस रैंडम ऑर्डर में कैसे भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट रूल है कि जो पहला करेक्टर है, जो फर्स्ट करेक्टर है, ओके, जो मेरा फर्स्ट करेक्टर है किसी भी वेरिएबल का, वो मेरा या तो लेटर से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। मतलब वेरिएबल का जो नाम है आपका, उसका सबसे पहला वाला जो करेक्टर है वो या तो मेरा कोई लेटर होगा जैसे ABCD वगैरह, या अंडरस्कोर होगा। अंडरस्कोर का आपको पता है, एक डैश होता है बिल्कुल नीचे पैर में, उसको बोलते हैं अंडरस्कोर। तो उससे स्टार्ट हो सकता है। इसका मतलब ये है कि आपका वेरिएबल का जो नाम है वो डिजिट से, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट रूल, अपर एंड लोअर केसेस आर डिफरेंट। अपर केस और लोअर केस मेरे डिफरेंट होते हैं। मतलब मेरा स्मॉल a अलग वेरिएबल होगा और कैपिटल A अलग वेरिएबल होगा, राइट। नेक्स्ट है मेरा कि मेरे डिजिट्स जो हैं वो 0 से लेके 9 तक अलाउड होते हैं। मैं मतलब जो भी मेरे डिजिट्स हैं वो यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन जो डिजिट्स हैं वो फर्स्ट करेक्टर नहीं होने चाहिए मेरे,
जो वेरिएबल का नाम है उसका पहला करेक्टर डिजिट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, कीवर्ड जो है वो अलाउड नहीं है कि आप वेरिएबल का जो नाम है वो कीवर्ड्स के नाम से चूज नहीं कर सकते हो। स्पेशल करेक्टर्स अलाउड नहीं है आपके वेरिएबल के नेम के अंदर, जैसे डॉलर साइन होता है, एट द रेट होता है, ये सब अलाउड नहीं है। सिर्फ आप स्पेशल करेक्टर जो है वो अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। ठीक है। लास्ट है कि आप स्पेसिस अलाउड नहीं है, आप किसी वेरिएबल के नेम के अंदर स्पेस नहीं होना चाहिए। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आप देख के इजीली समझ जाओगे कि जो हमने अभी रूल्स डिस्कस किए हैं उन्हीं रूल्स के ऊपर बेस्ड हैं कि ऊपर के जो मेरी वेरिएबल्स के नाम लिखे हुए हैं ये वैलिड हैं, नीचे वाले इनवैलिड हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं एक एक करके देख लेता हूँ। सबसे पहले लिखा हुआ है ग्रेड पे। अब देखो इसमें स्मॉल जो मेरा स्टार्टिंग का जी है वो कैपिटल है और बीच में पी जो है वो कैपिटल है, और उसी के नीचे लिखा हुआ है सारा का सारा कैपिटल में ग्रेड पे। तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल होंगे। हमने अभी डिस्कस किया था कि कैपिटल और स्मॉल दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है। और ये वैलिड भी है, क्यों? क्योंकि देखो इसके अंदर स्टार्टिंग जो है वेरिएबल का जो स्टार्ट है वो अल्फाबेट से हो रहा है, दोनों में जी आ रहा है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो है फाइल अंडरस्कोर 12 अंडरस्कोर 2018। ओके, देखो जो वैलिड है वो तो है ही, जो इनवैलिड है वो देखो कि वो क्यों इनवैलिड है। उसके अंदर आपको रूल अच्छे से आएंगे समझ में कि कोई वेरिएबल का जो नाम है वो इनवैलिड क्यों होता है। सबसे पहले देखो लिखा हुआ है ग्रेड हाइफन, जिसको आप डैश बोलते हो, और फिर लिखा हुआ है पे, ग्रेड डैश पे। इसके अंदर ये इनवैलिड क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हमने स्पेशल कैरेक्टर का यूज किया है। हमने अभी रूल डिस्कस किया था कि स्पेशल कैरेक्टर्स आपके वेरिएबल के नेम के अंदर अलाउड नहीं होते, आप सिर्फ अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। तो इसलिए मेरा पहला वाला इनवैलिड है। दूसरा देखो लिखा हुआ है 12 अंडरस्कोर 2018 अंडरस्कोर फाइल। ये इनवैलिड क्यों है? क्योंकि इसका जो पहला करेक्टर है वो एक अल्फाबेट या अंडरस्कोर नहीं है। हमने सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? 1 से स्टार्ट है, ये 1 या 12 जो भी बोल लो, लेकिन ये जो स्टार्ट है ये एक नंबर से स्टार्ट है। जबकि रूल क्या कहता है कि वेरिएबल का नाम या तो किसी अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकता है या अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, इसलिए ये इनवैलिड है। नेक्स्ट है मेरा डॉलर जेम्स 007, क्योंकि ये डॉलर से स्टार्ट है। अगेन रूल क्या कहता है कि वेरिएबल का नाम या तो अल्फाबेट से स्टार्ट हो या अंडरस्कोर से स्टार्ट हो, और स्पेशल कैरेक्टर्स तो अलाउड होते ही नहीं है, तो इसलिए ये मेरा इनवैलिड है। नेक्स्ट है मेरा इफ। अब देखो ये सारे रूल्स को फॉलो करता है, सिर्फ एक रूल यहाँ पे ब्रेक होता है कि इफ जो है वो मेरा कीवर्ड है। इफ की डेफिनेशन पहले से मौजूद है, इसलिए मैं इफ को एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकता हूँ। नेक्स्ट है मेरा रोल नंबर डॉट। रोल नंबर का डॉट लगाया हुआ है, तो डॉट क्या है? एक स्पेशल कैरेक्टर है, इसलिए ये भी इनवैलिड है। नेक्स्ट रोल स्पेस नंबर। स्पेसेस अलाउड नहीं होते हैं किसी वेरिएबल नेम के अंदर, तो इसलिए ये भी इनवैलिड है। ठीक है। और ऊपर वाले वैलिड हैं, आपको दिख रहा है जैसे लिखा हुआ है ऊपर वालों में अंडरस्कोर इज मैरिड, अंडरस्कोर से स्टार्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे मेरे वैलिड और इनवैलिड वेरिएबल्स हो गए। अब आपको अगर कोई डाउट है कि वेरिएबल का नाम मैं कैसे लिख सकता हूँ तो ये पूछ लो, क्योंकि जनरली आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं 1 नंबर के 2 नंबर के कि इसमें से कौन सा मेरा वेरिएबल का नेम वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है। अगर आपको ये रूल समझने में कोई भी दिक्कत है तो मुझसे क्वेश्चन पूछ लो, इसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन है तो पूछो। कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? ओके। नेक्स्ट है मेरा लिटरल्स, या जिसको हम बोल सकते हैं वैल्यू। मतलब जैसे हमने लिखा था a इक्वल टू 10, तो 10 क्या है? एक वैल्यू है। मैंने लिखा था कि a इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड क्या है? एक वैल्यू है। ठीक है।
तो किस किस टाइप की वैल्यूज जो है वो हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले है मेरा स्ट्रिंग, फिर है न्यूमेरिक वैल्यूज, फिर है बूलियन वैल्यूज, फिर है स्पेशल वैल्यूज जिसको बोलते हैं नन, उसके बाद है लिटरल कलेक्शंस। एक एक करके इनको देख लेते हैं। सबसे पहला है मेरा स्ट्रिंग लिटरल्स या यू कहिए स्ट्रिंग की वैल्यूज। तो मैंने आपको बताया था कि डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर मैं जो भी पास करूंगा वो मेरी स्ट्रिंग होती है। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे पाइथन, मोगैम्बो, और ये देखिए 1 2 3 4 5 6। मैंने आपको ये भी बताया था कि वैसे तो 1 2 3 4 5 6 क्या एक नंबर है, लेकिन जब मैंने इसको डबल कोट्स के अंदर पास कर दिया तो अब ये एक नंबर की तरह बिहेव नहीं करेगा, अब ये एक स्ट्रिंग की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है मेरा एस्केप कैरेक्टर्स। ये चीज ओके, ये देखिए कि ये मेरे कुछ लिस्ट हैं एस्केप कैरेक्टर्स की। अब एस्केप सीक्वेंस होता क्या है वो पहले देख लो। ठीक है, वो देख लो सबसे पहले कि क्या होता है। सबसे पहले देखो, एस्केप सीक्वेंस में सबसे पहले एग्जांपल लिखा हुआ है डबल स्लैश का। डबल स्लैश, अगर आपको प्रिंट का, अच्छा एक चीज़ और, ये सारी जो जो वैल्यूज आपको दिख रही हैं एस्केप सीक्वेंस में जो लिखा हुआ है, जो भी चीज़ लिखी हुई है वो सारी आप प्रिंट कमांड के अंदर यूज़ जो है वो कर सकते हो। ठीक है, ये प्रिंट कमांड के अंदर ही यूज़ होने वाली हैं, लेकिन हर एक का अलग अलग काम होता है। ठीक है, जैसे अगर आपको आउटपुट में एक बैक स्लैश चाहिए, एक बैक स्लैश प्रिंट करना है, तो आप प्रिंट कमांड के अंदर दो बैक स्लैश पास करोगे एक साथ। ठीक है, दो बैक स्लैश एक साथ लिखोगे तभी आप सिंगल बैक स्लैश प्रिंट कर सकते हो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट है कि अगर आपको सिंगल कोट्स पास करने हैं, सिंगल कोट्स प्रिंट करने हैं, तो आप सबसे पहले एक बैक स्लैश लगाओगे और उसके बाद कोट्स लगाओगे तो आपके सिंगल कोट्स प्रिंट हो जाएंगे आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। मैं यहाँ पे प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा हूँ कि प्रोग्राम के अंदर तो आप जो कीबोर्ड है उसके थ्रू डायरेक्ट सिंगल कोट्स या डबल कोट्स टाइप कर सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करने की। अगर आपको आउटपुट स्क्रीन के अंदर कोई भी वैल्यू डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर प्रिंट करनी है तो उसका तरीका है, अगर आपको सिंगल कोट्स में प्रिंट करना है तो आप प्रिंट कमांड के अंदर बैक स्लैश लगा के और डबल कोट्स लिखा लगाओगे ओपनिंग वाले। ठीक है, अगर आपको डबल कोट्स लगाने हैं तो आप बैक स्लैश लगा के क्लोजिंग वाले डबल कोट्स लगाओगे। अगर आपको एक बेल बजानी है, ठीक है, तो आप स्लैश ए लिखोगे प्रिंट कमांड के अंदर, तो जब ये रन होगा तो एक बेल, एक टाइप की एक ट्यून जो है वो आपको सुनाई देगी जब आपका प्रोग्राम रन होगा। तो अगर आपको बैक स्पेस प्रिंट करना है तो आप स्लैश बी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको न्यू लाइन के अंदर जाना है, मतलब आप चाहते हो कि आपका प्रिंट का जो आधा पार्ट है वो एक लाइन के अंदर प्रिंट हो और उसके बाद आधा वाला पार्ट जो है वो अगली लाइन के अंदर आए, तो उन दोनों के बीच में आप स्लैश एन लगा दोगे तो आपकी न्यू लाइन के अंदर आ जाएगा। इसमें ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, ये चीज़ें मैं आपको यूज़ करके दिखा दूंगा कि कैसे वर्क करता है। ठीक है, अगर आपको ऐसी स्लैश टी है, ये होता है हॉरिजॉन्टल टैब के लिए। टैब मतलब जैसे आपके कीबोर्ड के अंदर एक टैब का बटन होता है जिसके अंदर स्पेसेस होते हैं वो ज़्यादा आते हैं। एक सिंगल स्पेस बटन से जितना स्पेस आता है उससे ज़्यादा स्पेस टैब वाले बटन से आता है। तो आपको अगर वो देना है तो आप स्लैश टी यूज़ कर सकते हो। मैं एक काम करता हूँ कि आपको दिखा देता हूँ जो रन करके, उसके बाद ही ये कुछ आपके माइंड में आएंगे, वरना आपको लगेगा कि पता नहीं क्या चल रहा है। जैसे मैं यहाँ प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट, जैसा लिखा हेलो, ठीक है, और ये सब मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है अभी मुझे। मैंने सिर्फ एक सिंपल लिखा है प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि हेलो जो है, अब पहले इसको रन करता हूँ, उसके बाद देखिए कि क्या आउटपुट आता है। तो देखो आपको दिख रहा है कि हेलो वर्ल्ड जो है ये मेरा सबसे लास्ट में प्रिंट हो गया।
ठीक है, मैं एक काम करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हेलो जो है वो एक लाइन में आए, वर्ल्ड जो है वो अगली लाइन में आए। तो देखो ग्रीन के अंदर यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट स्लैश एन मेरा यूज होता है न्यू लाइन के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्लैश एन, हेलो, फिर स्लैश एन और फिर वर्ल्ड। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखो पहले आया हेलो और फिर नेक्स्ट लाइन में आया मेरा वर्ल्ड। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि हेलो और वर्ल्ड के बीच में स्पेस आए, तो मैंने लिखा स्लैश टी। देखो ये रहा मेरा स्लैश टी ग्रीन के अंदर हॉरिजॉन्टल टैब के लिए। इसको मैं रन करता हूँ, देखो हेलो और वर्ल्ड के बीच में अब गैप आ गया। ठीक है, मैंने मान लो ये देखो, अगर मुझे ओके इसकी बात करते हैं सिंगल कोट्स की। ये देखो कि अभी मैंने जब रन किया था, देखो मैं प्रिंट कमांड के अंदर ब्रैकेट्स में जो भी मुझे प्रिंट करना है वो डबल कोट्स के अंदर पास होता है, लेकिन जब वो रन होता है तो रन होने के बाद जो आउटपुट आता है उसके अंदर कोट्स नहीं होते। देखो यहाँ पे कोट्स नहीं लगे हुए हैं, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स नहीं लगे हुए हैं यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने लिखा, मान लो अगर मुझे सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर लेके आना है तो आपको पता है कि लगाऊंगा स्लैश और फिर कोट्स, ऐसे लास्ट में जाके मैंने लगा दिया स्लैश और फिर कोट्स। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड अब क्या आ गया, कोट्स के अंदर आ गया, राइट। मैं अगर यहाँ पे डायरेक्ट लगाऊंगा बिना स्लैश लगाए, आप बोलोगे कि मैं स्लैश ना लगाऊं, मैं सिर्फ कोट्स लिख दूं, तो ये मुझे है ना एरर देगा, क्योंकि देखो सिंटेक्स ही गलत है मेरा ये, क्योंकि प्रिंट कमांड के अंदर मेरा एक ही बार में डबल कोट्स लगा सकता हूँ, दो बार नहीं। तो मुझे यहाँ पे प्रिंट करने के लिए स्लैश लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे ये स्लैश जो है यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब मैं इसको रन करता हूँ वापस से, तो देखिए अब मेरा प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है मेरे ये एस्केप सीक्वेंसेस जो है ये वर्क करते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट है मेरा कि सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स और मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग्स क्या होती हैं। सिंगल लाइन का मतलब है कि जो एक ही लाइन के अंदर आए, राइट। और मल्टीपल का है मतलब कि आप मल्टीपल लाइंस के अंदर स्ट्रिंग्स जो है वो सेव कर सकते हो। जनरली क्या होता है कि आपको स्ट्रिंग जो है वो एक ही लाइन के अंदर सेव करनी होती है, कि आप डबल कोट्स लगा के सारा कुछ एक ही लाइन के अंदर लिखोगे, अगले लाइन के अंदर अलाउड नहीं होता है। लेकिन अगर आप अगले लाइन के अंदर भी लिखना चाहते हो, ठीक है, तो इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ एक स्लैश लगाना है, आपको सिर्फ एक बैक स्लैश लगाना है, उसके बाद आप एंटर मार दो, आप अगले अगले जो लाइन है उसके अंदर लिख सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा है, लिखा हुआ है नेम इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर 1/6 मॉल रोड, और जो कानपुर है वो नेक्स्ट लाइन के अंदर लिखा हुआ है, तो उससे पहले क्या लगा दिया, एक स्लैश लगा दिया। तो स्लैश के बाद जो भी आपने लिखा अगली लाइन में, वो बाय डिफॉल्ट जो है वो पहली लाइन के अंदर ही कंसीडर हो जाएगा। तो जब मैंने रेड के अंदर लिखा हुआ है नेम, मतलब जब मैंने इसको रन किया तो मेरा ये नीचे वाला प्रिंट हो गया पूरा एक ही लाइन के अंदर, राइट। तो ये सेम एग्जांपल है कि आप मल्टीपल लाइंस के लिए आप ट्रिपल कोट्स भी यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे बैक स्लैश यूज किया था, आप ट्रिपल कोट्स भी यूज कर सकते हो। ट्रिपल कोट्स में भी आप कितनी भी लाइंस के अंदर लिखो, वो आपका एज इट इज जो है वो सेव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको एग्जांपल, एड्रेस लिखा हुआ है, फिर ट्रिपल कोट्स लगाए हुए हैं, उसके बाद 1/7 प्रीत विहार, फिर न्यू दिल्ली जो है वो अगली लाइन में है, इंडिया अगली लाइन में है, और फिर ट्रिपल कोट्स बंद। इससे क्या होगा कि ऐसे ही 3 लाइन के अंदर ये पूरा एड्रेस सेव हो जाएगा, और जब आप प्रिंट करोगे तो इसी टाइप से मेरा प्रिंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा कि स्ट्रिंग का साइज कितना होता है, साइज ऑफ स्ट्रिंग। ओके,
तो यहाँ पे देखो कि इसमें सिर्फ ओके ठीक है, तो आज की क्लास में हमारा इतना ही। साइज ऑफ स्ट्रिंग जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। किसी का कोई डाउट है आज की क्लास को लेके तो पूछ लो, आपके पास 2-3 मिनट है। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, हम लोग वो डिस्कस कर लेंगे, वरना आज की क्लास में इतना ही। कोई डाउट नहीं किसी का? चलो ठीक है, अपनी अटेंडेंस जो है वो आप स्क्रीनशॉट लेके भेज देना ग्रुप के अंदर। चलो ठीक है, ओके।